Hi everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 27 जनवरी 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो अपने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 3 आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ-साथ एक पीआईबी में भी आया हुआ है। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा वो क्या है कि अभी क्या करेंगे एक 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 तरह से नेगोशिएशन यानी कि बातचीत चल रही है इंडिया और यूएई के बीच में, किसके बारे में एफटीए की वो एफटीए करेंगे या नहीं करेंगे, अभी ये बातचीत अभी चल रही है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो हमारा जो सेकंड आर्टिकल है वो क्या है? एक सेकंड, जो सेकंड आर्टिकल है वो हमारा किसके ऊपर ग्रंथ कुटीर है जो कि अभी राष्ट्रपति भवन में इसका इनॉग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हम देखेंगे कि क्या होता है ग्रंथ कुटीर। तो ये हमारा जो है पीआईबी का एक आर्टिकल है। और जो हम थर्ड आर्टिकल है हमारा वो क्या है कि एक सोलर अलायंस है उसमें से अभी क्या किया है यूएसए ने एग्जिट कर दिया है, यानी कि वो उसमें से निकल गया है। तो उससे क्या इफेक्ट होता है इंडिया पर और साथ में जो अदर कंट्री हैं, क्या उन पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है अगर यूएसए अपने आप को सोलर अलायंस से बाहर कर लेते हैं। तो ये आज के आर्टिकल हैं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। तो हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या है कि ये क्या है जो हमारे अभी कल जो रिपब्लिक डे हुआ था इनको क्या एज ए गेस्ट इनको बुलाया हुआ था। तो हम देखेंगे जो कि यूरोपियन यूनियन के चीफ थे। तो आर्टिकल है जो हमारा वो क्या कहता है कि इंडिया ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन क्लोज इन ऑन एफटीए एज नेगोशिएशन कंक्लूड, यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि कल ये जो चीफ थे इनका नाम क्या था, जो ये विमन आए हुए थे इनका नाम था वंडर लियन, यानी कि ये क्या थे यूरोपियन यूनियन के लीडर थे। इनको कल एज ए गेस्ट बुलाया हुआ था रिपब्लिक डे पर। तो इन्होंने एक नेगोशिएशन यानी कि बातचीत की है, क्या हमें क्या यूरोपियन यूनियन और इंडिया को क्या एफटीए करना चाहिए या नहीं। तो अभी ये बातचीत चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी ये क्या है नेगोशिएशन चल रहा है। तो अब जब ये पूरा का पूरा बातचीत हो जाएगी तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि किस-किस के ऊपर हमने एफटीए किया है, किस प्रोडक्ट के ऊपर किया है, किसको हमें एफटीए के अंडर लेना है और किसको नहीं। ये हम जब ये बातचीत कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो हम देखते हैं कि एफटीए क्या होता है जो यूपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या है एफटीए, जो कि हमारा जीएस3 इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट है। तो एफटीए की फुल फॉर्म क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक सेकेंड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि हम जो अभी क्या करता है जैसे कि दो कंट्री हैं, दो कंट्री मीन्स यहीं पर मान लो कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में क्या करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। जब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो इनके ऊपर कुछ टैरिफ वगैरह लगता है कि जैसे ही अपना प्रोडक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्या किया है यूरोपियन यूनियन को कुछ प्रोडक्ट क्या किए हैं एक्सपोर्ट किए हैं। तो जब ये एक्सपोर्ट करेगा तो यहाँ पर इंपोर्ट होगा यूरोपियन यूनियन में। तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा उस प्रोडक्ट पर कुछ टैरिफ लगाएगा। टैरिफ लगाने की वजह से क्या होगा, जो इंडिया का प्रोडक्ट है उसके रेट में क्या हो जाएगा, उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंडिया का प्रोडक्ट है वो कहाँ पर यूरोपियन यूनियन में क्या होगा महंगा बिकेगा। तो इसी को कम करने के लिए कि जो इंडिया का प्रोडक्ट हम यूरोपियन यूनियन में बेच रहे हैं वो महंगे की बजाय यानी कि एक्सपेंसिव बिकने की बजाय वो एक उसका जो प्राइस है वो ठीक ठाक हो। तो इसी को कम करने के लिए क्या लेकर आए हैं एफटीए, यानी कि एफटीए से क्या होगा जो हम टैरिफ लगा रहे हैं या तो वो कम हो जाएंगे या फिर खत्म कर दिए जाएंगे। तो अभी क्या है जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन है बोथ कंट्री क्या कर रही हैं डिसाइड कर रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए एफटीए पर साइन करना चाहिए, कि जिससे क्या होंगे जो उनके प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं उनके जो दाम होंगे जो प्राइस होंगे वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे। और उससे क्या होगा एक दूसरे की कंट्री में जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे प्रमोट होंगे। तो अभी ये बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है कि साइन करते हैं या नहीं करते हैं क्या है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था किसके ऊपर, एफटीए के ऊपर, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि अभी अभी हाल फिलहाल जो अभी न्यूजीलैंड और ओमान ने किया है इंडिया के साथ। न्यूजीलैंड ने अभी तो न्यूजीलैंड के बीच में तो ये चल रहा था कि क्या वो वहाँ पर जो डिमांड चल रही थी कि न्यूजीलैंड बोल रहा था कि हम क्या करेंगे जो इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट है उनके ऊपर क्या करेंगे एफटीए करना चाहेंगे। बट इंडिया ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया था कि हमें डेयरी प्रोडक्ट पर एफटीए नहीं करना है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट के अलावा जो अदर प्रोडक्ट हैं उन पर एफटीए करना है तो कीजिए, वरना आप रहने दीजिए। बट न्यूजीलैंड है जो कि अब मान चुका है कि उसे क्या करना है डेयरी प्रोडक्ट के अलावा जो अदर प्रोडक्ट हैं उन पर वो एफटीए कर चुका है।
तो ये हमारा जो आर्टिकल था ये किस में था कि FTA जो कि इंडिया और यूरोपियन के बीच में बातचीत चल रही है। तो हमारा ये फर्स्ट आर्टिकल था जो कि बताया गया था FTA के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड आर्टिकल है एक PIB में एक आर्टिकल आया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं यानी कि द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या इनोग्रेट किया है किसका, ग्रंथ कुटीर का, कहाँ पर, एट राष्ट्रपति भवन में। तो हम देखते हैं कि जो ग्रंथ कुटीर है उसका मतलब क्या है। तो जो ग्रंथ कुटीर है वो क्या है, एक कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है, कम से कम 2300 बुक्स का इन 11 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यानी कि इसके अंदर जो ग्रंथ कुटीर है उसके अंदर 2300 बुक आती हैं जो कि किस लैंग्वेज में है, जो हमारी इंडिया की 11 क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें पूरा का पूरा एक 2300 बुक का कलेक्शन है ग्रंथ कुटीर में। तो इसके अंदर जो है ग्रंथ कुटीर के अंदर, इसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड बुक्स ऑफ 11 क्लासिकल लैंग्वेज का क्या है, एक तरह से कलेक्शन है। जो हमारी इंडिया की 11 क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, के तेलुगु, मलयालम, ओडिया एंड मराठी, पाली, प्रकृति एंड असमीज और बंगाली। ये पूरी की पूरी क्या है, 11 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ये हमारा क्या था कि इन्होंने इनोग्रेट किया है राष्ट्रपति भवन में किसका, ग्रंथ कुटीर का, जिसके अंदर 2300 बुक आती हैं किस लैंग्वेज में, 11 क्लासिकल लैंग्वेज में। तो हम देखेंगे कि जो हम देखते हैं जो लैंग्वेज है अपने इंडिया में क्या है, दो हैं। एक तो हमारा क्या है क्लासिकल है और दूसरी कौन सी है, ऑफिशियल है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया में वो क्या है। तो जो इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज है, एक सेकेंड, वो क्या है हमारी, टोटल कितनी है, 11, कितनी, 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। तो इसमें हमने अभी देखा है कि कौन सी है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, बंगाली, असमीज, प्रकृति एंड पाली। तो सबसे पहले जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 2004 में, किसको, तमिल को। तो ये हमारे, और जो अभी हाल फिलहाल यानी कि 2024 में कम से कम 5 लैंग्वेज को, क्लासिकल लैंग्वेज को क्या, क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया है। तो ये हमारा क्या था कि क्लासिकल लैंग्वेज जो कि टोटल कितनी है इंडिया में, 11 है। अगर हम देखें कि अगर हम पाली और साथ में प्राकृत को हटा देते हैं तो जो जितनी भी यानी कि बचती हैं जो 9 लैंग्वेज है वो सभी की सभी हमारी किस में आती हैं, 8 शेड्यूल में आती हैं, जो कि हमारा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये हमने डिस्कस किया है क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की। तो हम देखते हैं कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, किस उसमें आती है। तो इसके अंदर जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343, तो उसमें बताया गया है कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा आर्टिकल 343 है तो उसके अंदर क्या, अगर हम देखें तो हमारा एज ए सच कोई हमारी वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की। बट क्या बोलते हैं कि अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की देखें तो वो हिंदी है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है। अगर हम इंग्लिश को देखते हैं तो कुछ हमारे क्या है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पार्लियामेंट्री पर्पस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, इंग्लिश को हम एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बट ऐसी कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि अपनी, हाँ, राष्ट्रीय हमारी लैंग्वेज है। तो इंडिया डज नॉट हैव ए डिज़ाइन नेशनल लैंग्वेज। तो इंडिया की कोई भी ऐसी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, उसने ए शेड्यूल में बोला है कि 22 लैंग्वेज कौन सी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो 8 शेड्यूल है उसके अंदर क्या बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोटल अगर हम देखें 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। तो 22 लैंग्वेज है तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 हमारी क्या थी, ओरिजिनल लैंग्वेज को लिस्टेड किया गया था, जो कि असमीज, गुजराती, कन्नड़, ओडिया एंड संस्कृत और तेलुगु, तमिल, ये सारी की सारी हमारी क्या थी, 14 लैंग्वेज थी जो कि क्या थी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर क्या हुआ, सिंधी एक लैंग्वेज थी जिसको 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू इसको ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में। एंड उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71st अमेंडमेंट इन 1992 के थ्रू इनको ऐड किया गया था। और उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट हुआ था 92nd अमेंडमेंट 2003 में, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को इसमें क्या किया गया था, ऐड किया गया था इन लैंग्वेज को। तो टोटल हम देखते हैं कितने 22 लैंग्वेज है जिनको क्या बताया गया है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है इंडिया की, जो कि हमारा किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में है 8 शेड्यूल के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 8 शेड्यूल है उसके अंदर अगर हम लैंग्वेज को लिस्टेड कर देते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है।
जैसे कि अभी 22 लैंग्वेज क्या है 8 शेड्यूल में लिस्ट हैं। तो इसके बेनिफिट क्या है? तो इसका सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है, एक सेकेंड, जो सबसे पहला बेनिफिट है वो क्या है कि अगर ये लैंग्वेज एलिजिबल होती हैं 8 शेड्यूल के अंदर, तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी मेंबर के द्वारा इन 22 लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज का यूज कर लिया जाता है, तो वो एक बेनिफिट मिलता है कि हाँ, वो पार्लियामेंट में इन लैंग्वेज का यूज कर सकता है। और जो सेकंड इसका हमारा क्या है, जो अभी यूपीएससी में एग्जाम होता है, एक इंडियन लैंग्वेज पेपर होता है, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, इन 22 लैंग्वेज में से हम किसी का भी चॉइस कर सकते हैं कि इसमें उसे क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। एंड थर्ड इज दैट कि जो सेंट्रल, इसके अंदर ये पूरा का पूरा हमारा क्या था कि इसके बेनिफिट हैं। और साथ में अगर हम देखते हैं कि एक क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन भी है, जो कि कब बनाया था, 1955 में इसको बनाया गया था। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो कि 8 शेड्यूल के अंदर आती हैं। इसी तरह हमने क्या चेक किया है, क्लासिकल लैंग्वेज, जो कि हमारी टोटल कितनी है, 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, उसने क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये नीचे 3 लैंग्वेज दी हुई हैं, कौन सी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। तो ये 3 लैंग्वेज है, तो इसमें से बताना है कि विच ऑफ द अबव हैज बीन डिक्लेयर एज क्लासिकल लैंग्वेज और लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इनमें से 3 लैंग्वेज में से किन्हें क्लासिकल लैंग्वेज माना गया है। तो जो अभी हमने ऊपर 11 लिस्ट देखी थी क्लासिकल लैंग्वेज की, तो उसमें से गुजराती तो बिल्कुल भी नहीं था। तो बचता कौन है, सेकंड और थर्ड, यानी कि कन्नड़ और तेलुगु को क्या कहा है सरकार ने, क्लासिकल लैंग्वेज माना है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे ही क्या है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, सेकंड आर्टिकल था, जो कि किसके लिए था, लैंग्वेज के ऊपर था। तो यानी कि अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनोग्रेट किया है, किसका इनोग्रेट किया है, ग्रंथ कुटीर का एक तरह से इनोग्रेट किया है, कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में। तो अब हम देखेंगे कि थर्ड आर्टिकल जो हमारा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, जीएस 3 में, जीएस 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हाउ विल यूएसए एग्जिट अफेक्ट सोलर अलायंस। अगर यूएसए एग्जिट कर देता है सोलर अलायंस से, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पर या फिर अदर कंट्री पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। तो आर्टिकल में क्या बोला गया है कि जो यूएसए है, उसने अभी सोलर अलायंस से क्या कर लिया है, अपने आप को रिमूव कर दिया है कि वो इसके अंदर नहीं रहेगा। किसके अंदर, जो हमारा ये सोलर अलायंस है, उसमें से क्या कर लिया है, अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ क्यों किया है, उसने बोला कि अब उसको इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। इंटरेस्ट मीन्स ये एक तरह से मान लो कि उसे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है इन सभी अलायंस में जुड़कर। तो यूएसए ने अपने आप को क्या कर दिया है, यहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तो हम देखते हैं कि जो आईएसए है वो क्या होता है। जो आईएसए है वो 2015 में इसको बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था कि जो हमारी एक तरह से जो सोलर प्लांट्स हैं, उनमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो ये अलायंस है, इसके अंदर कितने 120 कंट्रीज हैं, जैसे कि अफ्रीका के मेंबर हो गए, एशिया के, आइलैंड नेशन हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एक तरह से मेंबर है, किसके, सोलर अलायंस के। अगर हम देखते हैं कि यूएसए ने कब इसको ज्वाइन किया था, तो यूएसए ने सोलर अलायंस को 2021 में ज्वाइन किया था। और इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है सोलर अलायंस में, ये होता है ना, अगर कोई मेंबर है किसी अलायंस का, तो उसे फाइनेंशियली क्या करना पड़ता है, एक तरह से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जो यूएसए है, उसने सोलर अलायंस में $2.1 मिलियन क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था। तो अब वो बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा क्या रहा है, इनमें इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्या बोलते हैं, सोलर अलायंस में। तो अब देखते हैं कि जो अगर यूएसए ने इसमें से अपने आप को विड्रॉ किया है, क्या कोई उसका इम्पैक्ट पड़ता है आईएसए पे, यानी कि सोलर अलायंस पे। तो बताया गया है कि यूएसए ने अगर इसमें से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, तो उसका एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज क्योंकि वो जो अपना कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 1% कंट्रीब्यूट कर रहा था। अपना जो फंड, टोटल फंड का सिर्फ 1% क्या कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर 1% कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो देखा जाता है कि एज सच कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किस पर, सोलर अलायंस पर, अगर यूएसए अपने आप को विड्रॉ भी कर लेता है। तो अब हम देखते हैं कि जो इंडिया सोलर इंडस्ट्री है, तो उस पर कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है तो नहीं, ऐसा क्योंकि यूएसए अपना कंट्रीब्यूट ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा था, तो इसलिए तो इंडिया या फिर सोलर अलायंस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा आर्टिकल था, इस आर्टिकल में जो बताया गया था। तो यही बताया गया है कि जो यूएसए अगर अपने आप को विड्रॉ भी कर लेता है, तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है सोलर अलायंस पर और साथ में इंडिया पर।
तो इसमें सिर्फ यही बताया गया। तो अब हम देखते हैं कि जो सोलर अलायंस है वो क्या है। तो सोलर अलायंस इसमें क्या बताया गया है कि द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक तरह से क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कब लॉन्च की गई थी 2015 में, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इन दोनों ने क्या किया था, इसको लॉन्च किया था 2015 में। जब क्या चल रहा था, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस में रखा गया था 2015 में। तो उसमें ही क्या किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस दोनों ने मिलकर क्या किया था, इसको जो सोलर अलायंस है इसको क्या किया गया था, और इसको इनोग्रेट किया था, लॉन्च किया था। तो हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्या है आईएसए का, अगर इसमें सबसे पहले हमें आईएसए को का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, कब तक, 2030 तक इसको क्या करना है, बढ़ाना है, 1000 गीगावाट लेकर आनी है। और सेकंड क्या थी कि इसमें हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी, 1 ट्रिलियन यूएसए डॉलर की हमें क्या करनी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, कब तक, जो जितने भी इसके अंदर 120 मेंबर है उन सभी को मिलकर 2030 तक। तो ये हमारे क्या थे, इसके पूरे के पूरे क्या थे, एक तरह से इसके गोल थे, कि जो ऑब्जेक्टिव थे किसके, आईएसए के, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तीसरा क्या था कि इसके अंदर क्या करना है कि जो हमारा कॉस्ट है सोलर एनर्जी पर, हम जो इसको बढ़ा रहे हैं दिन पर दिन, उसको क्या कहीं ना कहीं क्या करना, रिड्यूस करना है। तो ये हमारे पूरे के पूरे क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे। तो हम इसमें देखते हैं कि एक तरह से जो इसके अंदर कंट्रीज वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई हैं, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक फैली हुई हैं। दूसरा हमने देखा कि इसके अंदर क्या था, ये इंडिया के प्रेसिडेंट और फ्रांस के प्रेसिडेंट दोनों ने मिलकर क्या किया था, इसको लॉन्च किया था। एंड सेकंड हम देखते हैं कि इसको कब लॉन्च किया गया था कि 2015 में, जो कि एक तरह से पेरिस में हमने इसको लॉन्च किया था COP21 के दौरान। और इसका जो विजन था वो क्या था कि हमें क्या करना है कि टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, कि हमें क्या करना है, सन पर ज्यादा निर्भर रहकर ही हमें क्या करना है, एक तरह से सोलर का मतलब क्या होता है कि सन से रिलेटेड है, कि हम सोलर पैनल का जितना यूज करेंगे उससे क्या होगा, हम एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे। तो ये क्या था, हमारा पूरा का पूरा एक तरह से आर्टिकल था, जो ये कहता है कि जो ये सोलर अलायंस है वो हमारे क्या है, एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 7 और 13 है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था। इसके अंदर जो मेंबर है वो कितने हैं, 120 इसके अंदर मेंबर हैं। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी ऑफ इंडिया, गुरुग्राम इसका क्या है, हमारा हेडक्वार्टर है। तो ये हमारा आज के आर्टिकल थे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।